हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एज पर योर एनईपी सिलेबस यूनिट 1 से पहले वाले पार्ट में कवर करी थी। आज हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखें सो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे, वहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट में ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। So without any further delay, let's start this video. Now we are starting with unit 2, that is NEP के अकॉर्डिंग। ठीक है, NEP के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी ये यूनिट के सारे टॉपिक्स। तो चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो आता है यहाँ पे वो है आपका टॉपिक इसमें प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमने इससे पहले वाले पार्ट में बिजनेस क्या होता है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ी थी। बिजनेस मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। आज हम बात करेंगे कि प्रमोशन। यूनिट 2 का जो पहला टॉपिक है आपका NEP के अकॉर्डिंग वो है प्रमोशन क्या होता है बिजनेस का। ठीक है, सो प्रमोशन ऑफ बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स मेड टू लॉन्च, एस्टैब्लिश एंड एक्सपैंड अ बिजनेस सक्सेसफुली। जैसे आप कोई बिजनेस बनाना चाहते हो, ठीक है, लॉन्च करना चाहते हो, उसको मार्केट में स्टैब्लिश करना चाहते हो, उसको फर्दर ग्रो करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा? आप घर बैठे तो हो नहीं जाएगा, आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। और ये सारी एक्टिविटीज और एफर्ट जो एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है, परफॉर्म, उन्हें कहते हैं हम प्रमोशन ऑफ बिजनेस। इट बेसिकली इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस आइडिया। आपका बिजनेस आइडिया क्या है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बेसिकली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, मीन्स जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे एक बिजनेस को रन करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, जो भी हो। ठीक है, एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, ऑफ कोर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको करनी पड़ती है, तो उनको भी परफॉर्म करना। ये सारी एक्टिविटीज बेसिकली क्या कहलाती है? प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट अ बेकरी, मान लो किसी को एक बेकरी स्टार्ट करनी है, तो प्रमोशन क्या होगा उस बिजनेस का? प्रमोशन बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज होंगी जिससे वो उस बेकरी को लॉन्च कर ले, स्टैब्लिश कर ले और ग्रो कर पाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? मार्केट में पहले तो उसको रिसर्च करना होगा कि किस तरीके की बेकरी की डिमांड है, कहाँ पे खोल सकते हैं, क्या गैप है वगैरह। फिर उसको खोलने के लिए फंड लाने होंगे, लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, कौन बनाएगा उसके लिए शेफ हायर करना होगा, इंस्टाग्राम में एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ेगी ताकि आप उसको अवेयर करा पाओ कस्टमर्स को। एंड फाइनली हम जब लॉन्च करेंगे तो डिस्काउंट्स वगैरह भी देंगे ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो वो सारे एफर्ट जो एक बिजनेस को बनाए रखने के लिए, एक बिजनेस को लॉन्च करने के लिए आप करते हो, वो सब आपका प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट आता है कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। ठीक है, एक न्यू बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, वो हम देखेंगे। So when starting a new business, proper planning and strategic decisions are essential. आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप नया बना रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के तो ऑफकोर्स आप बिजनेस नहीं बना दोगे। डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट लेने होंगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए जब आप कोई बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो पहला है एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में है? ठीक है, किसकी क्या गैप है जिस पे आप बिजनेस बना सकते हो। रैंडमली बिजनेस नहीं बनाएंगे, प्लानिंग प्रॉपर होगी। तो प्लानिंग कैसे होगी? सबसे पहले क्या मार्केट में गैप है उसको एनालाइज करो। एक एंटरप्रेन्योर पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या गैप है, क्या नीड है, जिसको हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक रिया है, एग्जाम्पल ले रहे, रिया ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग उसके एरिया में एगलेस कस्टम केक्स चाहते हैं और वो कोई भी लोकल बेकरी ऑफर नहीं कर रही है। ठीक है, केक बेसिकली एग वाले ऑफर कर रही है और कस्टम नहीं है, कस्टमाइज नहीं उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये गैप था, तो उसने क्या किया, इस गैप को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया कि हाँ इस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हो वो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। देन है मार्केट रिसर्च, कि एक बार आइडिया आपको आ गया कि ये कर सकते हैं, देन इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस आइडिया के बारे में रिसर्च करो कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है उस चीज को लेके, कॉम्पिटिशन कितना है, प्राइसिंग क्या कर सकते हैं, डिमांड क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको रिसर्च करना है। जरूरी नहीं कि एक ही आइडिया है, बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, तो फीजिबल कौन सा है उसको सेलेक्ट करने के लिए भी आपको रिसर्च करनी होगी। एंड देन आपको समझ में आएगा कि कौन से आइडिया के साथ आप जा सकते हो एज पर द मार्केट गैप। जैसे रिया का एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने देखा कि गैप, उनको समझ में आ गया कि एगलेस कस्टम केक्स का गैप है।
तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिसर्च करी, एक क्विक ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे कर दिया, जिससे इन्होंने ये पता लगाया कि लोगों को किस तरीके के केक चाहिए, कितना वो उस केक के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि वो पे करेंगे, और कौन उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, इससे वो ये डिसाइड कर पाएगी कि कौन कौन से फ्लेवर्स करने, भाई केक के टाइप्स के हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी फ्लेवर पसंद आ रहा है वो करेंगे। प्राइसिंग हमें समझ में आ जाए कितना पे करें, उस अकॉर्डिंग सेट करेंगे, एंड उसके बेकरी का यूएसपी क्या होगा वो भी हम डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उससे अपार्ट ही हम करेंगे, तो वो हमारा एक हाईलाइटिंग पॉइंट होगा, राइट। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल बिजनेस आइडिया। फिर जो भी आपको बहुत सारे ऑप्शन में फीजिबल लगता है वो आप बिजनेस आइडिया फाइनलाइज कर लोगे। बेसिकली वही आइडिया फाइनलाइज करोगे जो प्रॉफिटेबल होगा और जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जैसे रिया ने बहुत सारे आइडियाज सोचे कि कुकी बेच सकते हैं, कैफे ओपन कर सकते हैं, घर से बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या आइडिया सेलेक्ट किया कि होम बेस्ड बेकरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो बजट के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग एंड मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, मार्केट गैप के अकॉर्डिंग क्या है, सुटेबल आइडिया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डिबेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, कैलकुलेटिंग द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे आप ये एस्टिमेट करते हो कि कितनी कैपिटल की जरूरत है, ठीक है, कितना पैसा चाहिए होगा बेकरी स्टार्ट करने के लिए, कितना पैसा चाहिए होगा, क्या फिक्स्ड खर्चे होंगे, लाइक एक लोकेशन का फिक्स खर्चा हो सकता है, लाइट का फिक्स खर्चा होगा, बिजली के बिल का वगैरह वगैरह फिक्स खर्चा होगा, लेबर अगर लाते हो वो भी फिक्स खर्चा होगा, सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो कुछ फिक्स खर्चे होंगे, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगी जो आप वेरी करती हैं टाइम टू टाइम। तो वो डिसाइड कर लोगे कि कहाँ कहाँ कितने खर्चा होगा और कितना पैसा कहाँ से लाएंगे, सोर्स क्या होंगे, वो हम क्या करते हैं बेसिकली डिसाइड करते हैं आफ्टर योर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लान। नेक्स्ट आता है, रिया ने बेसिकली क्या किया, कैलकुलेट कर लिया कि एक ओवन चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, पैकेजिंग चाहिए होगी, ऑनलाइन प्रमोशन के लिए पैसा चाहिए होगा। तो उसने देखा कि 25,000 जो है वो अपने सेविंग से लगा सकती है और 10,000 उसको अपने पेरेंट्स से बोरो करने पड़ेंगे, मतलब 35,000 का खर्चा उसको समझ में आ रहा है। और उसने ये इंश्योर किया कि 3 मंथ तक एटलीस्ट उसके पास ये पैसे रहें, मतलब इस रन करने के लिए पर मंथ अगर इतना आ रहा है तो हर मंथ इतना अमाउंट उसके पास रहना चाहिए ताकि वो रन कर पाए। बेसिकली स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ टाइम तक आपको बस लगाना ही होगा, तो इतना आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होंगी, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे अगर रिलेटेड रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स आईडी वगैरह चाहिए होंगी तो वो भी आपको बनवानी पड़ेंगी। डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन में जा रहे हो, कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे रिया ने अपने बिजनेस नेम को स्वीट स्टीट्स बाय रिया के नाम से क्या किया, रजिस्टर कर दिया, और अप्लाई फॉर फिसाइल लाइसेंस, FSAI के लाइसेंस जो भी फूड सेफ्टी के लिए होता है उसके लिए भी अप्लाई कर दिया, और एक ओपन कर लिया बैंक अकाउंट बेसिकली जहाँ पे उसका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होकर आएगा। ठीक है, नाउ शी कैन ऑपरेट हर बेकरी लीगली। अब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दिया तो लीगली अब वो क्या कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑफकोर्स आपको जो भी राइट प्लेस है जहाँ पे अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, ठीक है, लोकेशन क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली टूल्स, फर्नीचर, फैसिलिटीज, ये सारी चीजें अवेलेबल हो, ये आपको नेक्स्ट इंश्योर करना होगा। ऑफकोर्स आपके पास मनी आ गया है, लाइसेंस हो गया, नाउ अब आपको सेटलमेंट चीजों का करना रहेगा। तो जो भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किचन स्पेस उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने घर में, बिकॉज वो अपने घर के साथ जाना चाह रही है, वही लोकेशन उनके लिए सही बैठ रही है, तो वो कर लिया। एंड देन बैक बेकिंग, पैकिंग वगैरह वगैरह, ये इंश्योर करना कि जो भी आपका ऑपरेशन है वो स्मूथली रन करे और हाइजीन एंड कन्वीनियंस मेंटेन रहे, ये भी इन्होंने इंश्योर किया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। अगर कोई मशीन वगैरह आपको चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगी और आपकी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करेगी, देन हम वो सारी चीजों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो बेसिकली एक नए बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स के साथ भी आपको जाना ही होगा। जैसे रिया का एग्जांपल है तो उन्हें गुड क्वालिटी एवन चाहिए था, हैंड मिक्सर, वेइंग स्केल, ठीक है, वेट मेजर करने के लिए कितना है, उसने टूल्स भी यूज करे लाइक इंस्टाग्राम, कैनवा, बिजनेस, व्हाट्सएप, ताकि वो अपने केक के ऑर्डर को शोकेस कर पाए और ऑर्डर ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर आप जो कंसीडर कर सकते हो वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑफ कोर्स आपके यहाँ मैन पावर कितने रहेंगे उनका भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि इतने लोग चाहिए, कौन कौन से रोल के लिए चाहिए, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। जैसे रिया ने स्टार्टिंग में खुद ही किया बेकिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, बट बाद में उसको एक पार्ट टाइम हेल्पर की जरूरत पड़ी जैसे जैसे उसके ऑर्डर इंक्रीज हुए। मार्केटिंग एंड प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही पड़ेगा कि जो भी आपके कस्टमर उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टीजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर इंगेजमेंट, ताकि आपका एक लॉयल कस्टमर बेस जो है वो बन पाए। जैसे रिया ने लॉन्च करे ऑफर्स 20% ऑफ ऑन द फर्स्ट 50 ऑर्डर, जिससे लोग क्या करें, फिर फर्स्ट 50 पे ऑर्डर पे फिर 20% ऑफ है तो दे दे ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दैट 50 ऑर्डर्स, राइट। तो वो क्या, माउथ वाटरिंग केक की फोटोज पब्लिश करें जिससे लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो और
ऑर्डर करे, गिव अवे दिए, डिस्काउंट्स दिए वगैरह वगैरह, जिससे उसकी बेकरी को क्या हुई, पॉपुलैरिटी। तो कुछ प्रमोशन स्ट्रैटेजीज वगैरह आप यूज कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस एंड बैकअप प्लान। ऑफ कोर्स बिजनेस में रिस्क रहता है, तो रिस्क एनालाइज करना भी एक फैक्टर है जो बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि कितने रिस्क हो सकते हैं और उसके लिए क्या बैकअप प्लान आप बना के चल सकते हो पहले से ही, जो आपको इस रिस्क से डील करने में हेल्प करेगा। जैसे रिया को पता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्लो डाउन, सो शी बिल्ड अ व्हाट्सएप कस्टमर ग्रुप, कि मान लो अगर इंस्टाग्राम वगैरह ये सब स्लो डाउन हो गया तो एक व्हाट्सएप कस्टमर ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे वो अपना बैकअप स्टॉक जो है इंग्रेडिएंट का एंड सेव अ स्मॉल, मतलब उसने ये सब चीजें की कि उसने एक व्हाट्सएप कस्टमर ग्रुप बना लिया क्योंकि उसको लगा कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लो होगा तो हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा उसने जो भी इंग्रेडिएंट्स है, मान लो कोई कर्फ्यू लग गया, कुछ लग गया, तो वो चीजें उसको नहीं मिलेंगी मार्केट में, तो उसके लिए भी उसने बैकअप स्टॉक बना के रख लिया। एक स्मॉल इमरजेंसी फंड रख लिया कि मान लो कभी भी इमरजेंसी पड़ गई किसी फंड की तो वो भी उसके पास बैकअप प्लान में है। तो ये रिस्क को मैनेज करना भी वाइसली आना चाहिए आपको, एक बैकअप प्लान भी कंसिडर करना चाहिए आपको अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टॉपिक क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज समवन हु नॉट ओनली अर्न्स प्रॉफिट बट आल्सो सस्टेन्स एंड ग्रो देयर बिजनेस ओवर टाइम। सिर्फ प्रॉफिट बनाने पे ही बिलीव ना हो, बल्कि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाए मार्केट में और ग्रो कर पाए समय के साथ। ठीक है, कुछ क्वालिटीज की बात करेंगे, अपने आप से भी आप लिख के आ सकते हो क्वालिटीज, एज सच जरूरी नहीं है कि यही लिखो, जो भी आपको लगती होनी चाहिए वो आप भी लिख सकते हो। पहला है विजनरी थिंकिंग। ये तो होना चाहिए कि विजनरी होना चाहिए, बिगर पिक्चर जो है वो देख पाए चीजों की। ठीक है, फ्यूचर के प्लान बना पाए, विजन अच्छा होना चाहिए उसका। ठीक है, दूर तक की उसकी सोच होनी चाहिए। तो ये एक होना, जैसे रतन टाटा एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर दिया था बहुत ही पहले, अब वो ट्रेंड में आया, लेकिन उससे पहले ही मतलब उसका विजन था, उनको पता था ये आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड होगी। तो विजनरी थिंकिंग होनी चाहिए। दूसरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटेड रिस्क लेना, अंदर रिस्क नहीं लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर पाए, और बहुत ही स्मार्ट रिस्क लेने हैं। तो स्मार्ट स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन लाइक एलॉन मस्क टेक बोल्ड स्टेप विद प्लानिंग। बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल में हमने एलॉन मस्क का लिया है कि वो ऐसे बिजनेसमैन है जो बोल्ड स्टेप्स लेते हैं जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और बिजनेस में अनसर्टेनिटीज है, अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें यू नेवर नो कि वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, तो वो रिस्क होता है, बट आपके अंदर वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि यस यू वांट टू ट्राई। ठीक है, हो सकता है वो हिट कर जाए, तो ये चीज़ें भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ऑफकोर्स लाइफ में बिजनेस लाइफ में आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में हो। ठीक है, सर्वाइवल से रिलेटेड हो या डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, तो उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्विक स्मार्ट और इफेक्टिव डिसीजन ले पाए इवन अंडर प्रेशर। ठीक है, जब आप प्रेशर में नहीं होते हो तब तो आप इजिली अच्छे डिसीजन ले ही लेते हो बेसिकली, बट अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, प्रेशर है, देन टू इफ यू आर एबल टू टेक द क्विक स्मार्ट एंड इफेक्टिव डिसीजन देन यू आर अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग कोविड की बात की जाए, बहुत सारे लोकल बिजनेस ओनर्स ने क्विकली ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये नहीं था कि ऐसे ही सिचुएशन आई तो दे गेट प्रेशराइज्ड और दे दे फील लाइक नाउ एवरीथिंग इज ओवर लाइक दैट, बट व्हाट दे डिड इज दे मतलब दे फाइंड आउट द ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या है, हम उस पर स्विच करेंगे। नेक्स्ट है इनोवेटिव माइंडसेट। ठीक है, ऑलवेज लुक फॉर न्यू एंड बेटर वेज टू डू द थिंग्स। ऑफ कोर्स एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के अंदर ये स्किल होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं मार्केट में। जैसे जोमेटो ने 10 मिनट डिलीवरी, ये एक न्यू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो है वो ले आए मार्केट में, जिससे वो कॉम्पिटिशन में और आगे बढ़ गए। सिर्फ फूड डिलीवरी तक ही नहीं रहे, बट इस कॉन्सेप्ट के साथ आया है नाउ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए कि फूड वेस्टेज ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेल्स लगा दिए। बेसिकली आपके ऐप में अपडेट आती रहेगी, जैसे किसी का ऑर्डर कैंसिल हुआ तो अब आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये भी एक इनोवेटिव माइंडसेट है। तो जोमेटो के जो ओनर हैं, जो भी ये सब स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो भी टीम है, दे आर वेरी इनोवेटिव, ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी, लीडिंग एंड इंस्पायरिंग द टीम विद कॉन्फिडेंस एंड क्लियर डायरेक्शन। ठीक है, आपको लीड करना है और अपनी टीम को इंस्पायर करना है कॉन्फिडेंस के साथ, और उनको क्लियर डायरेक्शन बताना है कि कहाँ उनको मूव करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक गुड बिजनेसमैन जो है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाता है, उनको टास्क समझा पाते हैं और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। लाइक आप टाटा का एग्जांपल भी ले सकते हो, नारायण मूर्ति का भी एग्जांपल ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन के अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज को, अपने डील्स को
क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए अपनी टीम को और उनको मोटिवेट कर पाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है, बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, आपको कन्विंस कर पाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अच्छे से पिच कर पाते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल नॉलेज। ऑफकोर्स फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस में हो, फाइनेंस में डील करना है आपको, तो फाइनेंस, बजट बनाना, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉफिट को कैसे मैनेज करना है, रिस्क फाइनेंशियल कैसे लेना है, कैसे उसको फेस करना है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कॉस्ट को कट करना है, कहाँ पे हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन करना है, ताकि आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन कर पाए। नेक्स्ट है अडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू एडजस्ट टू द मार्केट चेंजेस एंड न्यू ट्रेंड। ऑफ कोर्स जो मार्केट है वो डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है सिचुएशन, वहाँ की कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज होते हैं, पॉलिसी चेंज होती है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है। तो बिजनेस भी तो पार्ट है ना उसी कम्युनिटी, उसी सोसाइटी का, उसी कंट्री का, सो उसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जैसे ट्रेडिशनल किराना स्टोर अडॉप्टिंग डिजिटल पेमेंट बाय यूपीआई शो हाउ अडॉप्टिंग लीड्स टू ग्रोथ। जैसे कि जो ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स हैं, उनको हो सकता है कि लोकल स्टोर्स है तो दे डोंट वांट कि हाँ ठीक है हम कैश पेमेंट लेंगे, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द यूपीआई पेमेंट, बट नाउ दे हैव अडॉप्टेड टू इट, और वो नीड भी थी। ठीक है, तो ये होना चाहिए हर बिजनेसमैन के अंदर। हार्ड वर्क विद एंड परसिस्टेंस, ऑफ कोर्स सक्सेस एक दिन में नहीं आती है, ओवरनाइट नहीं आती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड। धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लेंगे, उन्होंने स्मॉल से स्टार्ट किया और कभी भी गिव अप नहीं किया, इवन ड्यूरिंग द टफ टाइम, जब उनका बुरा समय भी था, उनको लग रहा था कि अब गिव अप करने वाली सिचुएशन है, लॉस है, बट देन टू उन्होंने सस्टेन किया, परसिस्टेंस थी। तो ये बहुत जरूरी है और ये क्वालिटी के बिजनेसमैन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। एक बिजनेसमैन की अप्रोच कस्टमर सेंटर्ड होनी चाहिए, बेसिकली उसका फोकस होना चाहिए कि उसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, Amazon success is largely based on how well it serves this customer, fast delivery, easy return, etc. Amazon की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि वो कितने, मतलब उनका जो कंसर्न है बेसिकली उनके कस्टमर्स के लिए कि उन्हें फास्ट डिलीवरी देना है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, इजी रिटर्न्स करना है, सो दैट दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। तो वो एक क्वालिटी होती है बिजनेसमैन की कि आपकी अप्रोच सेंटर्ड होनी चाहिए कस्टमर के टुवर्ड्स। बहुत सारे बिजनेस की अप्रोच जो है वो सिर्फ प्रॉफिट सेंटर्ड होती है और इस वजह से वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेके आपको वर्क करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करें, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में आपके आ सकते हैं, चाहे वो सोल ट्रेडर से पूछे, चाहे वो पार्टनरशिप से पूछे, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से पूछे, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछे, मीनिंग, फीचर, डिमेरिट, मेरिट वगैरह। सो ये आपको आनी चाहिए वन बाय वन, एक एक फॉर्म को, एक एक टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली किस फॉर्म में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हो फॉर डूइंग द बिजनेस। ठीक है, हर टाइप में अलग अलग ओनरशिप का पैटर्न है, कंट्रोल कितना होगा डिफर करता है, लाइबिलिटी डिफर करती है, कैपिटल कितनी लगेगी वो डिफर करती है, और प्रॉफिट कैसे शेयर होगा वो भी इफेक्ट होता है। लाइक सोल ट्रेडर में प्रॉफिट अकेले है, पार्टनरशिप में सब में है, एंड देन कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, वो सब में जाने वाला है। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग तरीके से वो मैनेज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वो हम करने वाले सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली सोल ट्रेडरशिप भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेसमैन है, सोल मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सोल से आप क्या कहेंगे, सिंगल, तो मतलब ऐसे आप बिजनेस जहाँ पे ओनर क्या है, सिंगल है, मतलब कि सिंगल ओनर होता है बिजनेस का, वही सारे डिसीजन लेगा, वही सारा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वही सारा प्रॉफिट एंजॉय करेगा, वही सारे रिस्क को बियर करेगा। ठीक है, सो इट इज द टाइप ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। क्लियर है। सिंपलेस्ट एंड ओल्डर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पुराना फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑफकोर्स, और सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा सा बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, अकेले है तो उसको इतना लोड नहीं है, लोगों की सुननी है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं, वो सारी चीजें नहीं है। तो सिंपल है और ओल्डेस्ट फॉर्म है। द ओनर अपनी कैपिटल लगाता है। अब ओनर अपनी कैपिटल खुद से लगा सकता है, लोगों से लेके आ रहा है, अपने रिलेटिव से लेके आ रहा है, या खुद के ऊपर पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट कर रहा है। सारा पैसा कौन लगाएगा, वो लगाएगा। सारे डिसीजंस कौन लेगा, वो लेगा। सारा प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा, वो करेगा। और सारे रिस्क को भी वही बेयर करने वाला है। तो इट इज ऑल्सो नोन एन वन मैन बिजनेस। इसको वन मैन बिजनेस भी कहते हैं, बिकॉज एक सिंगल पर्सन जो है वो उस बिजनेस का ओनर होता है और वही उसको रन करता है। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या है।
तो पहला तो है सिंगल ओनरशिप। ऑफ कोर्स एक पर्सन जो है वही सोल ओनर है उस बिजनेस का, मींस वही सारा पैसा लगा रहा है, वही सारे डिसीजन ले रहा है। तो ओनरशिप क्या है उसकी है खाली डायरेक्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जो ओनर है वही बिजनेस को डायरेक्टली क्या करता है, कंट्रोल भी करता है और डायरेक्टली मैनेज भी करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये समझने वाली चीज है कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा, बट जो साइंस से है उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। देखो लाइबिलिटी बेसिकली क्या होती है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है बिजनेस में, किस चीज की जिम्मेदारी होगी, किसी से कुछ लोन लिया है, पैसा लिया है, उस चीज की आपके ऊपर क्या है, जिम्मेदारी है। अनलिमिटेड मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही नहीं है मतलब कि अगर आप उसको, मान लो बिजनेस पे आपने किसी से पैसा लेके लगाया, ठीक है, 1 लाख, और आपको बिजनेस हो गया नुकसान। अब वो 1 लाख आपका बिजनेस अगर भर पा रहा है तो वो भरेगा, वरना आप अपनी जेब से भरोगे, अपने घर बेच के भरोगे, अपनी प्रॉपर्टी बेच के भरोगे, बट आप वो क्या करोगे, भरोगे। तो लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे, अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो ओनर को अपने पर्सनल एसेट से भी अगर पे करना पड़ जाता है तो वो पे करता है। बाकी केसेस में आगे देखोगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कुछ फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होता है, ये रिस्क होता है, इसलिए बहुत सारे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ नहीं जाते हैं। दे वांट टू प्ले सेफ, सो दे चूज अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल ऑफ कोर्स वो सारा पैसा एक ही पर्सन लगा रहा है, तो वो जितना भी ला पाएगा खुद से लाए या लोगों से बोरो करे, लिमिटेड ही रहेगी। कंपनी में देखो कि बहुत ज्यादा आ जाएगी, बट यहाँ पे उतना नहीं देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में भी देखो तो पार्टनर्स अपने से लाएंगे, अपने रिलेटिव से लाएंगे, वहां पे भी 1 से 2, 2 से 3 तीसरे से 4, यहाँ पे एक ही। क्विक डिसीजन मेकिंग क्विक होगी ऑफ कोर्स, वाई, बिकॉज एक ही पर्सन को ले रहा है, 10 लोगों से पूछना नहीं है, तो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत ईजी है स्टार्ट करना, कोई रजिस्ट्रेशन ज्यादा केसेस में चाहिए नहीं। कुछ बिजनेस में चाहिए लाइक मेडिकल एंड फूड रिलेटेड, तो आपको लेना पड़ेगा। क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर, सिंस ओनर डायरेक्टली डील्स विद कस्टमर, तो पर्सनल अटेंशन और बेस्ट सर्विस, जैसे आप कॉस्मेटिक की शॉप में जाते हो, ठीक है, सिंगल ओनर है वहाँ का, तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली वो आपसे क्या कर रहा है, डायरेक्टली डील कर रहा है, आपको डायरेक्टली पर्सनल अटेंशन देके बता रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैम इसे लिपस्टिक को ले लीजिए, ये वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। कंपनी में क्या होता है, अगर आप देखोगे ना आगे, तो कंपनी वाले जो ओनर है, कभी क्या रतन टाटा आपसे मिलके आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, बेचते थे, ठीक है, या फिर अंबानी ने आपको कोई अपने स्टोर में आके बेचा है अपना प्रोडक्ट, नहीं ना। जो डायरेक्ट नहीं आपसे कंट्रोल, मतलब डायरेक्ट आपके टच में नहीं है, आपको वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को जानते भी नहीं है, उनके जो लोग हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो आपसे डील कर रहे हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस में एंड विद ओनर डेथ, रिटायरमेंट, एनलेस सिंगल ओनर है, जैसे वो मर जाएगा, ये हो गया, रिटायर हो गया, तो वैसे ही बिजनेस भी, उसकी कंटिन्यूटी भी रिस्क पे होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज की बात करें तो पहले हमने फीचर्स में देखा, क्विक डिसीजन मेकिंग हमें एक एडवांटेज लगी कि हाँ बहुत जल्दी डिसीजन हो जाएगा, किसी की अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना, जो सोचा वही कर दिया। ऑल प्रॉफिट टू द ओनर, यस, सारा प्रॉफिट आपके पास आएगा, सिंस कोई शेयर होल्डर नहीं है, तो आपने जितना भी बनाया वो आपको ही मिला। लाइक मेरा यूट्यूब चैनल है, आई एम द सोल प्रोप्राइटर हियर, ठीक है, कह सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट आई एम मेकिंग वो सब मेरा है, ठीक है, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं हूँ इसमें, और ना ही मुझे किसी को शेयर देना है। तो ये क्या है, ये एक बेनिफिट है इस चीज का कि जो भी प्रॉफिट है वो आपका है। फुल कंट्रोल, ऑफ कोर्स आपका पूरा कंट्रोल है सारे एक्सपेक्ट पे, क्योंकि आप सिंगल ओनर हो, तो क्या करना है, कितना खरीदना है, किसको बेचना है, वो सब आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बिजनेस सीक्रेसी। हाँ, आपको किसी से सीक्रेट शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि कंपनी में क्या होता है, आपको रिपोर्ट पब्लिक को पब्लिश करनी पड़ती है, बट यहाँ पे वो तो है ही नहीं। इवन आपको पार्टनर्स के साथ भी शेयर नहीं करना है, बिकॉज आप सिंगल ओनर हो, तो सीक्रेट्स जो भी है वो अपने तक रख सकते हैं। सिंपल टू स्टार्ट एंड क्लोज, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होंगी स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए, जो भी रजिस्टर्ड ऐसे है एरिया जहाँ पे रिजर्व है, बस वहां पे थोड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने अपनी दुकान खोली चाहिए, कल बंद कर दी, कौन पूछने आ रहा है। पर्सनल टच इन कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस में आपका पर्सनल टच है, ये एक एडवांटेज है, आपने कस्टमर से डायरेक्टली डील कर सकते हो, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट जीत सकते हो। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स शॉप है, बट आप कहाँ जाते हो जहाँ पे आपको एक ओनर के साथ आपका कनेक्शन बन चुका है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है वो आपको बेटर गाइड करेंगे। लो कॉस्ट ऑपरेशन, हाँ, कॉपरेशन ऑपरेशन की कॉस्ट तो कम होगी, सिंगल ओनर, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, बोर्ड मीटिंग के लिए खर्चा वगैरह नहीं करने, कॉम्प्लेक्स ऑडिट नहीं है कि ऑडिटर को पैसे दे रहे हैं, तो मनी यहाँ पे सेव होगा, तो ये एडवांटेज है। डीमेरिट की बात करी जाए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है या अपने कर्जा होता है तो वो सारा आपको बेयर करना पड़ेगा, चाहे वो अपने घर से बेचो, सेविंग से बेचो, मतलब दो, वो आपके ऊपर है। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये थोड़ा सा हाँ है।
लाइबिलिटी अनलिमिटेड के साथ साथ कैपिटल लिमिटेड है। कैपिटल लिमिटेड इन द सेंस, सिंस आप ही सिर्फ पैसा लगा रहे हो, जहां से ला पाओगे वहां से ला पाओगे, इतना नहीं अमाउंट ला पाओगे जितना बाकी अदर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो लाइबिलिटी के साथ साथ जो, अगर हम बात करें लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड बट कैपिटल लिमिटेड है, तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, मार्केटिंग अकाउंटिंग ऑपरेशन सब में अच्छा नहीं हो सकता, किसी में तो वो लैक करेगा। बट अगर मान लो पार्टनर्स में हो तो एक पार्टनर मार्केटिंग में अच्छा है, नहीं दूसरा नहीं है तो दूसरा अकाउंटिंग में अच्छा, तो वो तीसरा नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा। बट यहाँ पे लिमिटेड मैनेजर स्किल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नो कंटिन्यूटी, ऑफकोर्स बिजनेस शटडाउन हो गया जैसे ओनर डाइज। अब जैसे कि कंपनी में देखा आपने, ठीक है टाटा जी की डेथ हुई, बट आज भी वो चल रहा है ना ब्रांड, तो बिजनेस कंटिन्यू है। बट यहाँ पे क्या है, सोल ट्रेडरशिप में अगर वो बीमार हो गया, दुकान बंद हो गई, रिटायर हो गया तो प्रॉब्लम, डाई हो गया तो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि सारा बिजनेस एक पर्सन पे डिपेंड करता है। हैवी वर्कलोड, ऑफकोर्स एक ही पर्सन को सारी चीजें हैंडल करनी, चाहे वो परचेज हो, सेल्स हो, कस्टमर सर्विस, अकाउंट्स हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेस और बर्नआउट हो जाता है। लिमिटेड ग्रोथ स्कोप ड्यू टू लैक ऑफ फंड एंड स्कोप सपोर्ट, डिफिकल्ट टू स्केल द बिजनेस टू लार्ज लेवल। ऑफ कोर्स ग्रोथ की बात की जाए तो लिमिटेड है, फंड उतना आपके पास है नहीं, सपोर्ट आपके पास उतना है नहीं, तो बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने में आपको थोड़ी बहुत क्या होती है, दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत के पैसों के मामले में तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इतना पैसा है नहीं आपके पास कि आप उतनी ज्यादा ग्रोथ कर पाओ। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट जो है डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पार्टनरशिप के साथ। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। सोल ट्रेडर समझ लिया, सिंगल ओनर होता है। ठीक है, पार्टनरशिप बेसिकली क्या, पार्टनर्स के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, वेन बिजनेस एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज होती है कि आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, और एग्रीमेंट आपकी ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है। लाइक वर्बल आप कर सकते हो, ठीक है, हमने ये बिजनेस कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वर्बल हम कर सकते हैं। दूसरा है कि हम रिटर्न फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपकी एग्रीमेंट हो सकती है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। और इस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। बेसिकली जब आप रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं तो उसको ज्यादा बेटर माना जाता है, बिकॉज आप उसको प्रूव कर पाएंगे इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसे बोलते क्या है, पार्टनरशिप डीड। इसमें बेसिकली आपकी आती क्या है, इस एग्रीमेंट में आपके जो भी रोल्स होंगे, जो भी आपकी कैपिटल है, ठीक है, किसका क्या रोल है, किसकी कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या है, वो सब आप रिटर्न फॉर्म में एक फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हो। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपने जो भी एग्रीमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में अगर कर लिए, तो आप इन केस ऑफ क्लैशेस वहां पे प्रूव कर पाओगे कि हाँ ये चीजें ऐसी थी और हमने इसको रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट बकायदा की हुई है। मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात करेंगे अगर हम, तो मैक्सिमम जो पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं वो है 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं सेट करता है कि क्या होगी मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट, बट कंपनीज एक्ट कहता है कि 50 तक मैक्सिमम पार्टनर्स जो हैं वो हो सकते हैं। मिनिमम 2 होने चाहिए, क्योंकि 1 है तो फिर वो सोल ट्रेडर में जाएगा। ठीक है, 2 और मोर पर्सन, फीचर्स की बात करें 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए, और 2 से ज्यादा मतलब कि मैक्सिमम आप 50 तक जा सकते हो। एग्रीमेंट बेस्ड होते हैं, ऑफकोर्स हमने बात की कि जो भी पार्टनरशिप आप कर रहे हो वो ऐसे ही नहीं होगी, आप दोनों पार्टनर बैठ के आपस में एग्रीमेंट करोगे। ठीक है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, जिस भी चीजों को लेके आपको करना होगी, रेशियो क्या होगा, कैपिटल क्या होगी, ड्यूटीज क्या होंगे, रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की जाए तो हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, जो भी पार्टनर्स हैं वो तय कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है क्या रेशियो है तो फिर जो भी आपने कैपिटल लगाई उस हिसाब से आपस में बांट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में जो ओनरशिप और मैनेजमेंट होती है वो जॉइंट होती है, क्योंकि सारे पार्टनर जो है वो बिजनेस में ओनरशिप भी रखते हैं और मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहां पे क्या था, ओनर मैनेजमेंट, वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी वही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल ट्रेडरशिप की तरह यहाँ पे भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब सब लोग अपने अपने फर्म्स के डेट के लिए पर्सनल भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर फर्म नहीं पूरा कर पा रही तो पर्सनल एसेट बेच के भी उसको वो पूरा करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि यहाँ पे सारे पार्टनर जो है वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है। एजेंट प्रिंसिपल दोनों मतलब कि मान लो अगर किसी भी एक पार्टनर ने फर्म के नेम पे कोई भी डिसीजन लिया है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी सारे पार्टनर्स पे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर्स ने डिसीजन लिया है कि बिजनेस में ये चीज होनी चाहिए, ये हम लॉन्च करेंगे, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा, उस वजह से लॉस होगा तो वो सारे पार्टनर्स के हिस्से में आएगा वो लॉस। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाला क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप फर्म की कोई खुद अलग से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है उसके पार्टनर से।
जो फर्म और पार्टनर्स हैं वो एक जैसे ही माने जाते हैं, मतलब कि अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो लोगों से ही बनी है, उनके पार्टनर से ही बनी है, तो फर्म और पार्टनर्स आपस में क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल बट रिकमेंडेड। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आप करवा सकते हो तो बेटर रहता है। ठीक है, इन केसेस ऑफ फ्यूचर क्लासेस आप उसमें रजिस्टर्ड रहोगे तो आपका कोर्ट जो है वो डिसीजन लेने लेगा। अदरवाइज वो रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो लीगल राइट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। थर्ड पार्टी ने अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड किया तो आप उस पर केस नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि रिकमेंड किया जाता है कि आप करा लो, कंपलसरी नहीं है। लिमिटेड लाइफ, ऑफ कोर्स इसकी लाइफ भी सोल ट्रेडर की तरह लिमिटेड है, मतलब अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गए, रिटायर हो गए, तो फिर उसकी भी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस देखो, मोर कैपिटल अवेलेबिलिटी, कैपिटल की बात तो करेंगे ही। यहाँ पे कैपिटल आपको सोल ट्रेडर से ज्यादा देखने को मिलेगी। वहां पे सिर्फ एक पर्सन जो है वो पैसा लाता था, चाहे खुद से लाए चाहे फैमिली से मांग के लाए। यहाँ पे सारे पार्टनर, सबकी फैमिली है, सबका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, तो मिला के सब क्या कर पाएंगे, एक से भले दो, दो से भले जितने ज्यादा हो जाए, 50 से कम, तो वो ज्यादा कैपिटल हो पाएगी। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स बेटर डिसीजन मेकिंग में जब ज्यादा लोग हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटर हो पाएगी, अलग अलग ओपिनियंस आएंगे, आइडियाज आएंगे, और जिससे क्या होगा, एक बेटर प्लान और प्रॉब्लम सॉल्विंग आप डेवलप कर पाओगे। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क देखने को मिलता है, मीन्स जो वर्क है वो हर पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जा सकता है। एक पर्सन मान लो अकाउंट्स देख रहा है, दूसरा फाइनेंस देख रहा है, मार्केटिंग देख रहा है, सेल्स देख रहा है, प्रोडक्शन देख रहा है, तो इस तरीके से वर्क का डिवीजन हो जाता है। वहां एक ही पर्सन पे सारा लोड है, बट यहाँ पे वर्क डिवीजन देखने को मिलेगा। रिस्क शेयरिंग, ऑफ कोर्स वहां पे एक पर्सन सारे रिस्क बियर कर रहा है, बट यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो सब लोग अपने अपने हिस्से में क्या कर लेंगे, रिस्क को शेयर कर लेंगे, जिससे बर्डन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, सीक्रेसीज मेंटेन, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी सीक्रेसी मतलब कंपनी में उतनी नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में भी आपको अपने अकाउंट पब्लिश नहीं करने हैं। तो उस हद तक ये आप बिजनेस प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, बट ये है कि पार्टनर्स को आपस में ट्रांसपेरेंट रहना, तो वो जो सीक्रेट एक ज्यादा बेनिफिट मिलता है ना सोल ट्रेडर में, वो यहाँ आपको उतना नहीं मिल पाएगा। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन की बात करें तो हाँ, जो भी आपको बिजनेस पॉलिसी या वर्किंग स्टाइल में चेंजेस करने हैं तो वो पार्टनर इजिली कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके ऊपर नहीं आएगी, तो ये भी बेटर है, आपके लिए बेनिफिशियल है। इजी टू स्टार्ट, सिंपल प्रोसेस है, कम लीगल फॉर्मेलिटीज है इसमें, मतलब कि कंपनी में कुछ ज्यादा ही है, तो उसकी कंपेरेटिव यहाँ पे कुछ कम लीगल फॉर्मेलिटीज है। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो और भी नहीं है, लीगल कम है, और अगर रजिस्टर्ड है तो हाँ थोड़ी बहुत होंगी, बट कंपनी कंपेरेटिव यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज कम करनी पड़ती है, तो ये बेनिफिट है। डीमेरिट की बात की जाए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप के पास जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी कि अगर आपका बिजनेस आपके डेट नहीं पूरे कर पाएगा तो आपके पर्सनल एसेट पूरे करेंगे, तो वही चीज यहाँ पे देखने को भी मिलती है, तो वहां पे यही डीमेरिट है, यहाँ पे भी ये डीमेरिट है। रिस्क ऑफ डिसएग्रीमेंट, देखो वहां पे क्या था कि एक ही लोग था तो कोई डिसएग्रीमेंट का वो नहीं था, क्लैश के चांसेस नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे, बट यहाँ पे सिर्फ डिसीजन सबको मिलकर लेना है, सबके अलग अलग ओपिनियंस है। ठीक है, सबका अलग अलग शेयर है प्रॉफिट में, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो वो थोड़ा सा रिस्क रहता है। लिमिटेड कैपिटल कंपेयर टू कंपनी, कंपनीज के कंपैरेटिव देखें तो कैपिटल लिमिटेड है। देखो वहां पे हमने एडवांटेज में डाला कि कैपिटल ज्यादा है, तो वो हमने सोल ट्रेडर से कंपेयर किया, बट अगर कंपनी के कंपैरेटिव में देखें तो यहाँ पे कैपिटल कम है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है आपकी पार्टनरशिप की। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये तो है, यहाँ पे भी था वहां पे भी है कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिटायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। अगर मतलब एग्रीमेंट कर ली कि कंटिन्यू करेंगे, इनके अलावा मतलब ये चले भी गए तब भी हम कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं है ऐसा कुछ एग्रीमेंट और एक भी जाता है तो हम सोचते हैं चलो बंद करते हैं, तो फिर वो बंद हो जाएगी। म्यूचुअल लाइबिलिटी रिस्क, एक पार्टनर का कोई भी गलत एक्शन हुआ या केयरलेस एक्ट हुआ तो उसके लिए सारे पार्टनर्स जो हैं वो लाइबल होंगे, अगर भले ही वो इन्वॉल्व ना हो। मान लो एक पार्टनर ने डिसाइड किया कि प्राइस को हम बढ़ा देंगे प्रोडक्ट के लिए, आने वाले टाइम पे, आने वाले नेक्स्ट वीक हम प्रोडक्ट का प्राइस रेस करेंगे, उससे क्या हुआ, हमारी सेल्स डाउन हो गई, हमारे बहुत नुकसान हुआ। एक पार्टनर का डिसीजन था, उसका सजेशन था और उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसकी वजह से सबको नुकसान पेयर करना पड़ा। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कि आप अपना जो शेयर है किसी और को नहीं दे सकते बिना पार्टनर की कंसर्न के, आपको पार्टनर की कंसर्न चाहिए होगी, देन ही आप अपना शेयर, अपना हिस्सा बेच सकते हो। ठीक है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, आप अपने शेयर को इजिली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। पार्टनर्स टाइप्स भी देख लेंगे पार्टनरशिप में, क्वेश्चन इससे भी बनता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है। तो एक्टिव पार्टनर्स है, मीन वर्किंग पार्टनर, ऐसे पार्टनर जो डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, और उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है।
तो एक्टिव पार्टनर बेसिकली वर्किंग पार्टनर, डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा लगाए तो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो कि पार्टनरशिप का क्राइटेरिया वो भी बेयर करेंगे। जैसे एक शॉप का मालिक होता है जो डेली काउंटर में बैठता है, डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट लॉस भी बेयर करता है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड। तो नॉर्मल पार्टनर के तरीके के से ही है ये एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर की बात की जाए तो इन्वेस्ट कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, पैसा लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा क्योंकि पैसा लगाया है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन डेली एक्टिविटीज। देखिए डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इतनी एक्टिव है क्योंकि डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, इनएक्टिव है, स्लीपिंग है, व्हाई, बिकॉज डेली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बाकी सारी फीचर वही है कि कैपिटल इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट वो डेली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये डेली एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसके बिहाफ पे ही दोनों हम सेपरेट कर सकते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं, ओनली लेंड देयर नेम टू द फर्म फॉर गुडविल, मतलब कि अपने फर्म की गुडविल के लिए, रेपुटेशन के लिए अपना नाम दे देता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, कोई भी काम नहीं करता है, बट अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तो लाइबल तो हो गई क्योंकि उसने अपना नाम दे रखा है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े बिजनेस मैन अपना किसी फर्म को नाम दे दे, या कोई सेलिब्रिटी अपने किसी फर्म को अपना नाम दे दे, पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं कर रहा है, बट नाम दे दिया उस फर्म को उसने, उससे क्या हुआ, वो फर्म उसके नाम से भी जानी जा रही, गुडविल है। तो कुछ भी अगर लॉस होता है या कुछ भी अगर गलत होता है तो वो उसको क्या करेगा, उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। नाम का पार्टनर, काम में नहीं। पार्टनर बाय स्टिपल और होल्डिंग आउट, समवन हु एक्ट लाइक अ पार्टनर, लेट अदर अज्यूम दे आर पार्टनर एंड इफ फर्म बेनिफिट फ्रॉम इट दे आर हेल्ड लायबल। पता है पार्टनर बाय स्टिपल क्या होता है कि ये एक्ट करते कि ये पार्टनर है और ये एज्यूम कराते कि सबको लगे कि ये पार्टनर, बट ये पार्टनर नहीं होते हैं, और अगर उनके इस एक्ट से कुछ बेनिफिट हो जाता है फर्म को तो ये उसके लिए क्या कहेंगे, जिम्मेदार ठहराए जाएंगे जब दिखावा महंगा पड़ जाए। तो बेसिकली क्या है, ये होल्डिंग आउट है, बेसिकली लोगों को लगता है इनको देख के कि ये पार्टनर है, क्योंकि उनको फील आता है कि ये पार्टनर, बट वो रियली में पार्टनर नहीं होते हैं फर्म के। सीक्रेट पार्टनर, ये पार्टनर होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता, अपोजिट है। ठीक है, वो क्या है, पार्टनर नहीं है लेकिन लोगों को लगता है वो पार्टनर है। ये क्या है, ये पार्टनर है लेकिन लोगों से छुपे हुए हैं, लोगों को नहीं लगता कि ये कुछ पार्टनर होंगे फर्म में, बट वो इंटरनली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर रहे हैं और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। फाइनल पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर जो 18 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, उनको सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा दिया जाएगा, लॉस में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन जब वो 18 में टर्न हो जाएंगे, तो 18 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो फुल पार्टनर बन सकते हैं या नहीं, वो खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है पार्टनरशिप डीड, हमने बात भी की थी, जब आप पार्टनरशिप की एग्रीमेंट को रिटर्न में लिख लो, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पार्टनर की, तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। ये क्यों कर रहे हो, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं आगे जाके, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, क्लैशेस होते हैं, तो उनको आप क्या कर पाओगे, रिजॉल्व कर पाओगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसको अवॉइड कर पाओगे। तो कंपलसरी नहीं है लेकिन हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में करो, बिकॉज ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। फर्दर कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो यू हैव अ सेफर ऑप्शन। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में बेसिकली हम इंक्लूड क्या करते हैं ये भी बात कर लेते हैं। वो चीजें हैं जो इंक्लूड करते हैं पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या एग्रीमेंट में हम लिखेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर, बेसिकली फर्म का नाम क्या है और पार्टनर्स का नाम क्या है और एड्रेस क्या है सबके। ठीक है, कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो वो लिखोगे, कैपिटल कितनी हर पार्टनर ने कंट्रीब्यूट की है ये एग्रीमेंट में लिख लोगे, ताकि क्लैशेस अगर होंगे तो ये सब चीजों पे होंगे कि ये तो पार्टनर थे ही नहीं, तो हम दिखा सकते हैं कि ये पार्टनर थे, इनका नाम ये है, इनका एड्रेस ये है, बिजनेस का नेचर क्या है, उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं कि हमने तो इस नेचर पे वाला बिजनेस पे किया था, बट वहां पे वो क्लैशेस भी हम कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रूफ। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर से कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली क्या है, सब कितने कितने रेशियो में प्रॉफिट जो है वो बांटेंगे आपस में। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी हर सारे पार्टनर्स की, कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड भी रूल्स होते हैं कि एडमिशन का रेशो कितना लेके आना है प्रॉफिट में। ठीक है, कितनी कैपिटल लेके आनी है, कैसे एडमिशन मिलेगा, कैसे रिटायर होंगे, वो सब होता है, अकाउंट्स में पड़ा होगा, वो भी रूल्स हाईलाइट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन्स। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सेटल कैसे करेंगे। सैलरी और कमीशन क्या होंगी सारे पार्टनर्स की। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ऑडिट कैसे, अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे, उनकी ऑडिटिंग कैसे होगी। ऑटम फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और फर्म कैसे डिसॉल्व होगी अगर हमें फर्दर मतलब पार्टनरशिप खत्म करनी है और फर्म को डिसॉल्व करना है, तो उसका भी क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे, तो वो क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम एग्रीमेंट में ये सारी चीजें बकायदा लिख देते हैं ताकि कोई क्लैश ना हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मीनिंग। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक के बारे में समझेंगे, हमने दो पढ़ लिया है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, वेरी इजी, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली क्या होती है।
ठीक है, कंपनी क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल की हु कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर। कंपनी क्या है, कोई जबरदस्ती आपको नहीं ला रहा है कि आप कंपनी का हिस्सा बनो, यहाँ का शेयर खरीदो। आपकी वॉलंटरी एसोसिएशन है, आप अभी भी स्टॉक मार्केट में जाके शेयर खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी का ओनर बन सकते हो, शेयर होल्डर बन सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। कंपनी आपको कोई नहीं कह रही कि आप आओ, आपका आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ठीक है, टू कैरी आउट बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर, और अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ शेयर। इट इज फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट 2013, हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। इनकी मेंबर से जो आइडेंटिटी होती है ना लीगल, वो सेपरेट होती है। दो केसेस पढ़े थे हमने, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। वहां पे हमने ये नहीं कहा कि जो लीगल आइडेंटिटी है मेंबर की वो उस फर्म से अलग है, हमने कहा वो सेम है। लेकिन हम यहाँ कंपनी में ये कह रहे हैं कि जो लीगल आइडेंटिटी है कंपनी की वो उसके मेंबर से अलग है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, कि खुद आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको एक लॉ ने क्रिएट किया है, कंपनी एक्ट 2013, जिसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की उसकी लीगल पहचान, उसकी खुद की मोहर है, ठीक है, जिसके अंडर में वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, खुद डिसीजंस लेगी कंपनी अपने नाम पे, तो कोई और उसको नहीं चला रहा है। ठीक है, किसी और के ना होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जिस्ट करेगी, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, सेपरेट है। परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, एक एक वर्ड को हम समझेंगे अभी यहाँ पे डिटेल में कि कंपनी क्या है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन बेसिकली कि ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन लॉ इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करता है। पर्सन की तरह ट्रीट मतलब जैसे हम लोग अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी पे केस कर सकते हैं, कि कोई हम पे केस कर सकता है, वैसे ही कंपनी पे भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसीलिए लॉ मानता है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरा, ये लॉ ने क्रिएट किया है, मतलब कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई कंपनी, ये एक कंपनी एक्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद ही आई। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब उसकी ओनर से उसकी एग्जिस्टेंस सेपरेट है। ठीक है, कल को शेयर होल्डर को कुछ भी हो जाए बट बिजनेस नहीं बंद होने वाला, कंपनी नहीं बंद होने वाली। ठीक है, मान लो अगर आपके पास टाटा के शेयर्स हैं, तो कल को आपको कुछ भी हो जाए वो चलती रहेगी, अभी उनको ही कुछ हो गया ओनर को ही, देन टू वो चल रही है, तो उसकी एंटिटी क्या है, अलग है अपने ओनर से। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ शेयर होल्डर चेंज और डाई, मतलब कंपनी चलती रहेगी भले से शेयर होल्डर बदल जाए या मर जाए। ठीक है, कंपनी चलेगी, उसका सक्सेशन क्या, परपेचुअल है। कॉमन सील मतलब कंपनी की खुद की ऑफिशियल मोहर होती है, आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज की मोहर होती है, वो कोई वहां पे पर्सन साइन नहीं करो तो वो अपनी सील लगा देते हैं, ये कंपनी का डिसीजन है, ये कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। एक एक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग भी यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि मतलब क्या है। फीचर्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी को कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है, तभी वो लीगली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक लीगल रूप है इसका, कंपनी एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड करा है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, यहाँ पे कंपलसरी है। सेपरेट लीगल एंटिटी हमने पढ़ा भी कि जो इसके शेयर होल्डर है उनकी एग्जिस्टेंस से ये अलग है, इसकी खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, केस कर सकती है, इस पे भी कोई केस कर सकता है, मीन्स ये मेंबर शेयर होल्डर्स के वजह से ही नहीं है, इसकी खुद का अपना आइडेंटिटी है, उनके आइडेंटिटी से नहीं जानी जा रही है। लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ लाइबिलिटी आपको लिमिटेड देखने को मिलेगी। जो लोग डरते हैं ना कि मुझे लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं चाहिए, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करें, कंपनी स्टार्ट करो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जितना आपका अनपेड शेयर है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मींस कंपनी कीप्स रनिंग इवन इफ शेयर होल्डर डाइज और लीव। परपेचुअल सक्सेशन में पढ़ा भी कि कंपनी चलती रहेगी भले ही शेयर होल्डर को कुछ हो जाए, मेंबर को कुछ हो जाए। तो देखो डेफिनेशन से ही कुछ फीचर्स लिख देना कि आर्टिफिशियल पर्सन, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब तो वहीं से हो जाएंगे। और कुछ याद रख लो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वहां पे अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना पार्टनर्स की कंसेंट से, यहाँ पे इजिली सेल और परचेज कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली पब्लिक कंपनी के केस में। कॉमन सील कंपनी की खुद की मोहर होती है, ऑफिशियल सिग्नेचर होती है। तो नाउ ऑप्शनल, अब ऑप्शनल है लेकिन होता है पहले, और मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। सेपरेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर जो है वो ओन करते हैं लेकिन डायरेक्टर मैनेज करते हैं, मतलब वहां पे क्या था, जो ओनर था वही मैनेज कर रहा था, पार्टनरशिप सोल ट्रेडर दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट कोई और कर रहा होता है, मतलब हम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं कंपनीज में और वो मैनेज कर रहे होते हैं बिजनेस को, और शेयर होल्डर जो ओनर होते हैं वो
उसको ओन करते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट, जैसे हमारे पास किसी कंपनी का शेयर है तो हम मैनेज थोड़ी ना करने जा रहे हैं वहां पे कंपनी को, लेकिन हम उसके शेयर होल्डर हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है, ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेपरेशन है। मेरिट की बात की जाए तो लार्ज कैपिटल एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर, यहाँ पे जो कैपिटल आप इशू करोगे वो ज्यादा होगी, मीन्स जो फंड रेज कर सकते हो वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने शेयर को पब्लिक को इशू कर सकते हो, तो जितने पब्लिक को शेयर आपने इशू किए उतने ज्यादा, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने खरीदा, उतना ज्यादा अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये लार्ज कैपिटल है आपके पास। लिमिटेड लाइबिलिटी बेनिफिट है, हमने डिस्कस भी किया। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितना आपका अनपेड अमाउंट है शेयर पे, बस उतना ही आपको पैसा देना है, उसके अलावा नहीं देना है। ठीक है, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ इन केस ऑफ कंपनी लॉस, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई नहीं लेगा, जितना आपका शेयर में हिस्सा है, जो भी अनपेड, जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, कोई लॉस होगा तो उतना ही आपको नुकसान होगा, उससे ज्यादा नहीं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मींस यहाँ पे हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम लोगों को हायर कर सकते हैं, मैनेजर्स को, स्किल्ड क्वालिफाइड मैनेजर्स को कंपनी हायर कर सकती है, जो इनका बिजनेस चलाएंगे। वहां पे कहते हैं जो पार्टनर, जो सोल ट्रेडर वही चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम हायर कर सकते हैं प्रोफेशनल लोगों को और वो बिजनेस हमारा रन करेंगे। इससे क्या होगा, वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और बिजनेस एफिशिएंटली रन करेगा। परपेचुअल सक्सेशन एक एडवांटेज है ही कि कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती रहेगी, भले शेयर होल्डर को कुछ भी हो जाए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भी एडवांटेज है कि आपने जो शेयर है उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में। पब्लिक कंपनी के केस में कोई आपको बाधा नहीं आएगी इस चीज में। पब्लिक कॉन्फिडेंस की कंपनी जो है वो लॉ के थ्रू रेगुलेट हो रही है, अपनी जो भी एनुअल रिपोर्ट वो पब्लिश कर रही है पब्लिक को, तो यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, तो जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगाते हैं, जो पब्लिक है, उसको भरोसा होता है, क्योंकि उसे पता है चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी रिपोर्ट तो रेगुलर पब्लिश कर रहे हैं और ये लॉ के अंदर गवर्न करी जा रही है, तो ये धोखा नहीं कर पाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी एडवांटेज है, डिस्कस भी कर लिया कि इन द आई ऑफ लॉ इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, खुद केस कर सकती है, उस पर कोई केस कर सकता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट अपने मेंबर्स के साथ कर सकती है अपने नाम पे, तो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है ये खुद की इसकी आइडेंटिटी, खुद की इसकी पहचान है। डीमेरिट की बात करी जाए तो डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऑफकोर्स लीगल फॉर्मेलिटीज काफी होंगी यहाँ पे आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने, तैयारी करनी, कॉस्ट काफी आएगी क्योंकि स्टैंप ड्यूटी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा झंझट वाला काम है। टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज, वही है कि बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से ये पॉइंट निकल के आता है कि डिफिकल्ट है इसका फॉर्मेशन, और एक्सपेंसिव क्योंकि पैसा भी लगेगा। तो जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कंपनी एक्ट के, तभी आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर हो पाएगी, बनेगी। ठीक है, रेगुलर ऑडिट करनी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो एक बार कंपनी बन भी गई तो ऐसा नहीं है कि झंझट खत्म हो गया, आपको उसके बाद भी काफी ज्यादा झंझट जो है वो करने पड़ेंगे, इसलिए कहते हैं टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज। लैक ऑफ सिक्रेसी, ऑफकोर्स बात भी कि आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी है पब्लिकली, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, डायरेक्टर की रिपोर्ट से रिलेटेड, वो आपको पब्लिश करते रहना होगा, तो जो सिक्रेसी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। कॉम्पिटिटर्स भी आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में इजिली पता लगा लेंगे एंड दे कैन मेक अ वाइज डिसीजन कि उन्हें क्या करना है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप और कंट्रोल अलग है, मीन शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टली मैनेज तो करते नहीं बिजनेस को, मैनेज कौन करता है, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर कभी कभी अपनी पावर को मिसयूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वही डिसीजन लेंगे जिसमें उनका ज्यादा फायदा हो रहा हो, ओनर्स का भला ना हो रहा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं, बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठेगी, अप्रूवल्स की लेयर्स होती है, मीन्स एक स्टेज से दूसरे स्टेज, तीसरे स्टेज पास होने के बाद डिसीजन लिया जाता है। सोल ट्रेडर में तुरंत हो गया, पार्टनर्स में भी कम पार्टनर से हो गया, बट यहाँ पे डिले होगा डिसीजन, तो ये एक डिसएडवांटेज है। पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेक्यूलेशन एंड फ्रॉड, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होते हैं उनकी जो ट्रेडिंग वो फ्रीली हो रही है, जिससे क्या होगा, स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन हो सकता है। स्पेक्यूलेशन मतलब अंदाजा लगाना शेयर का प्राइस कब गिरेगा, कब बढ़ेगा, ये वाला। तो जो इनसाइडर होते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ इसका शेयर का प्राइस गिरने वाला है, वो क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बाहर फैला देते हैं या उसका मिस यूज कर लेते हैं, अपने लोगों को बता देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, मिस यूज होती है, हमारी अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिस यूज हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी के डिफरेंस को देख लेंगे, इसके बाद हमारा जो ये कंपनी वाला टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, तो लेट्स मूव। डेफिनेशन की बात की जाए तो कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर एंड लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर। डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्राइवेट कंपनी वो है जहां पे शेयर का ट्रांसफर और नंबर ऑफ मेंबर्स में लिमिट है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स भी नहीं हो सकते,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में लिमिट है। और दूसरा, आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। अब जैसे वहां तक कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्रीली स्टॉक एक्सचेंज पे, बट वो यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज थोड़ा डिफरेंस है। मिनिमम नंबर यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए। मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी सिर्फ जो आपके मेंबर्स हैं उन तक ही आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, उन्हीं को बेच सकते हो, ठीक है, उनसे खरीद सकते हो, ये हो सकता है। बट यहाँ पे आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इन्विटेशन टू पब्लिक, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो अपने शेयर और डिबेंचर को बेचने और खरीदने के लिए, बेचने के लिए बेसिकली नहीं इनवाइट कर सकते हो पब्लिक को। यहाँ पे क्या है, अपने पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में काफी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मिनिमम डायरेक्टर यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 3 होने चाहिए इसको फॉर्म करने के लिए। यूज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे क्या वर्ड यूज होता है, हर प्राइवेट कंपनी के बाद प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे क्या यूज होता है, पब्लिक लिमिटेड या फिर लिमिटेड। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस यहाँ आपको इशू नहीं करना होता प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, क्योंकि आप अगर अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हो तो वहां पे इशू करना पड़ेगा, वहां पे ऐसे पब्लिक ऑफर कर नहीं रहे हो तो फिर इशू नहीं करना है। कंप्लाइंसेस एंड डिस्क्लोजर, लेसर लीगल फॉर्मेलिटी एंड डिस्क्लोजर, लीगल फॉर्मेलिटी प्राइवेट में कम होती है, लेकिन पब्लिक में जहाँ पे पूरी पब्लिक को ओपन कर रखा है शेयर खरीदने के लिए, वहां पे आपको काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट इंडिया लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल जो आप याद रख सकते हो फॉर योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करी जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये भी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं वो खुद की मर्जी से आते हैं, ठीक है, एक कॉमन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल इंटरेस्ट के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके मोहल्ले में कोई शॉप नहीं है, ज्यादा एक ही शॉप है, और वो क्या कर रहा है, आप लोगों से बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। क्योंकि एक ही शॉप है तो आप लोग क्या करते हो, सारी शॉपिंग वहीं से करते हो, भले ही वो 5 की चीज 10 में बेच रहा हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट जाएंगी, काफी दूर है, पैसा लग जाएगा, इससे अच्छा यहीं पे ले लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया कि आसपास मोहल्ले के लोगों ने मिल के वॉलंटरी आ गए, एक साथ कोलैब कर लिया और एक साथ पैसे जो भी है इन्वेस्ट कर लिए सबने मिला के, और एक दुकान डाल दी और माल भरवा दी, और जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको उस दुकान से सामान जो है वो नॉमिनल रेट पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करी आप लोगों ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स। यही होता है कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट इसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है पीपल की हु कम टुगेदर टू प्रमोट इकोनॉमिक, कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। जो भी आप जिस वजह से भी आ रहे हो वो आप लोग का कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, तो सबका उसमें हित छुपा होगा, जितने लोग भी उस वॉलंटरी एसोसिएशन में आए हैं। ये प्रिंसिपल वर्क करता है, ये वर्क करता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि सब एक सबके लिए और सब एक के लिए, ठीक है। तो सब लोग आपस में जो आए हैं एक साथ बिजनेस करने के लिए, कॉमन गोल के लिए, वो सबका सेम है, चाहे वो इकोनॉमिक पर्पस से हो, पैसे कमाने के पर्पस से हो, या फिर सोशल पर्पस हो आपका, या फिर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का कोई पर्पस, उसलिए आपने एसोसिएशन फॉर्म किया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो फीचर्स हम देख लेते हैं। पहला है वॉलंटरी मेंबरशिप। इस तरीके के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो मेंबरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, मतलब कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सबके बेसिस में कोई भी बायसनेस नहीं होती है कि हमारे वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब मान लो कि हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें सिर्फ इसी कास्ट के लोग आएंगे, इसी रिलीजन के लोग आएंगे, ये नहीं है। मेंबर को जब आना है आ सकते हैं, जब मर्जी है जा सकते हैं, एक नोटिस देके जाएंगे कि हाँ हम लीव कर रहे हैं इस ग्रुप को। लीगल स्टेटस, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, तो ये भी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, ये खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई इस पे केस कर सकता है, जैसे कंपनी का था ना, सेम है कि लीगल स्टेटस का खुद का होता है, खुद की आइडेंटिटी होती है, मेंबर से अलग। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, कि इसका जो कंट्रोल है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब कि जो भी मेंबर्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं, और हर मेंबर के पास एक वोट है रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड। मान लो कि जो सोसाइटी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें आपने काफी शेयर खरीद रखे हो, 100 खरीद रखे हो, किसी ने 10, किसी ने 2, सबका वोटिंग राइट क्या है, एक ही है। मेरे पास भी एक वोट है, भले मैंने 100 शेयर लिए हो, आपके पास भले एक शेयर हो, आपके पास भी एक वोटिंग राइट है। तो मतलब डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया में होता है ना डेमोक्रेसी, 1 वोट, वैसा ही यहाँ पे है, नो मैटर आप अमीर हो गरीब हो क्या हो।
ठीक है। सर्विस मोटिव है, यहाँ पे मेन प्रिंसिपल प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस मोटिव है। जो भी हमारे मेंबर है उनको प्रॉब्लम थी तभी हमने फॉर्म करी है, तो हम सर्व करना चाह रहे हैं। प्रॉफिट इज जस्ट अ मीन्स टू सस्टेन द सोसाइटी। प्रॉफिट बस एक ही गोल इसलिए है, यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हम कमा रहे हैं, ताकि सोसाइटी चलती रहे, काम चलता रहे, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा लीगल रिकॉग्नाइजेशन के लिए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। लाइबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड है, यहाँ पे जितने अपने शेयर, आपका कैपिटल में हिस्सा है जितना आपका, उतनी ही आपके ऊपर लाइबिलिटी, नुकसान होगा उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट कॉल सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। मान लो जो प्रॉफिट आपने आया उसको क्या करोगे, इतने भी मेंबर्स में फेयरली क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कुछ पार्ट रिजर्व रख लोगे कि आने वाले फ्यूचर के लिए जरूरत पड़ गई तो रखेंगे। बाकी जितना भी मेंबर्स हैं उन पे उनके पार्टिसिपेशन के बेसिस पे उनको पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये नहीं देखोगे कि उनकी कैपिटल कितनी है, ठीक है, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इकोनॉमी ऑपरेशन लो कॉस्ट पे काम करता है, मिडिल मैन हमने हटा दिया, जैसे हम किसी और से ले रहे थे, हम नहीं ले रहे, हम खुद ही ला रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, खुद ही खरीद रहे हैं, तो लो कॉस्ट हो गई, मिडिल मैन हट गया, सर्विसेज रीजनेबल प्राइस में हमें मिलने लग गई। इजी टू फॉर्म, 10 मेंबर चाहिए कम से कम इसको फॉर्म करने के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है, उतनी ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी कंपनीज में होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड है, हमने बता दिया जितना आपने इन्वेस्ट किया उतनी लाइबिलिटी है आपकी। पर्सनल एसेट आपके रिस्क पे नहीं जाएंगे, सब क्या है, मेरिट है। फॉर्मेशन ईजी है तो ये एडवांटेज है आपके लिए। लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये एडवांटेज है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मतलब कि मैटर नहीं करता आपने कितने शेयर होल्ड कर रखे हो, आपके पास 1 वोट है, 1 मेंबर 1 वोट। तो ये कोई ऐसा नहीं कि जो रिच शेयर होल्डर है जिसके पास ज्यादा शेयर है वो डिसीजन में डोमिनेट करेगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबके पास वोट है एक, तो सब लोग वोट कास्ट करेंगे एक एक। तो कोई एक ऐसा नहीं कि एक के पास 10 वोट है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं, वो नहीं है। सर्विस ओरिएंटेड है, मेन गोल जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट करना है। वीकर सेक्शन जो आपस में आप लोग हैं उनको अपलिफ्ट कराना। मान लो प्रोड्यूसर ने मिलकर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, तो वो लोगों ने क्यों बनाई है, मान लो लोगों ने बनाई होगी कि जो प्रोडक्शन है, हमारे पास मशीन्स नहीं है, तो सब लोग मिलकर एक पूल करके पैसा बड़ी मशीन खरीद लेंगे और सब लोग उसमें अपना अपना काम करेंगे। तो बेसिकली हम अपलिफ्ट कर रहे हैं वीकर सेक्शन को और छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रहे हैं फॉरवर्ड आने में। स्टेबल एंड कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, सोसाइटी एग्जिस्ट करती रहती है भले उसके मेंबर रहे या ना रहे, ठीक है, कंपनी की तरह इसका भी परपेचुअल सक्सेशन है। सेविंग थ्रू एलिमिनेशन मिडिलमैन, मिडिलमैन हटा दिया जिससे हमारे पास क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं कंज्यूमर से या प्रोड्यूसर से, कोई कॉस्ट जो है हमारी वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो मिडिलमैन हट गया तो ऑब्वियस कॉस्ट रिड्यूस होगी, जितना हम उसको दे रहे हैं उतना हमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट है, इन जैसी सोसाइटीज को जो हेल्प करती है वीकर सेक्शन को, स्मॉल लोगों को अपलिफ्ट होने में, तो उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोन देके, सब्सिडी देके, टैक्स से छूट देके, इन सब तरीकों से। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस हमने बात भी की थी, जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूशन पे, कंट्रीब्यूशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉट इन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना लगाया उस पर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है उस पर आपको मिलेगा। इसलिए सारे मेंबर्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होता है, जो जितना एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा चीजों में उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। डीमेरिट की बात करी जाए तो लिमिटेड रिसोर्स, कोऑपरेटिव, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाते हैं, या तो छोटे या तो मिडिल इनकम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम इसलिए उन्होंने बनाया है, तो उतने ज्यादा पैसा तो वो ला नहीं पाएंगे, इसलिए लिमिटेड रिसोर्स होते हैं जिससे आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्ट होती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कौन मैनेज कर रहे हैं इनको, वही लोग कर रहे हैं जो मिडिल और स्मॉल इनकम ग्रुप के हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस, मान लो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर, उनको तो ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी ना प्रोफेशनल, ठीक है। तो इन मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है और आपके पास पैसा भी नहीं कि आप एक्सपर्ट हायर कर लो। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं रहता क्योंकि मेन गोल प्रॉफिट तो है नहीं, बिजनेस पे क्या प्रॉफिट है, बेसिकली कम सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप एंड ऑल में मेन गोल क्या है, प्रॉफिट है, तो मेंबर मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मेन गोल सर्विस है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन लो रहता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ कोर्स लोगों के ईगो क्लैश करेंगे, लोग आपस में काफी हैं तो ओपिनियन भी अलग अलग होंगे, डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो सकती है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, सिंस गवर्नमेंट उसको लोन दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगा, उसकी मदद से चल रहा है तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगा। अनवांटेड इंटरफेयर कभी कभी करता है जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी कम है, मीन्स डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो सारे रिकॉर्ड को आपको मेंबर से ओपनली शेयर करने होंगे, तो कुछ भी अगर आप चाहते हो कि बात छुपा के चले, कॉन्फिडेंशियल रहे, वो नहीं रह पाएगी। 1 वोट सिस्टम ड्रॉबैक, लोगों को लगता है कि हमने ज्यादा पैसा लगाया फिर भी हमें 1 वोट ही भी मिल रहा है,
जिसने कम लगाया उसको भी 1 वोट मिल रहा है, तो उससे अच्छा तो हम क्यों ज़्यादा लगाएं। तो एक ड्रॉबैक ये है कि लोगों को अंदर ये आ जाता है कि हम क्यों एक्स्ट्रा दें जब हमको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये ड्रॉबैक है। ओके, टाइप्स की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स क्या है। पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली टाइप्स मतलब कि कौन कौन सी कंज्यूमर सोसाइटी बनती है। जैसे जो कंज्यूमर ने बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, जो कंज्यूमर ने बनाई वो कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर ने बनाई वो प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली कंज्यूमर बनाते हैं टू बाय गुड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर एट द फेयर प्राइसेस, ताकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से और होलसेलर से फेयर प्राइसेस में खरीद ले एंड देन वो अपने आप को या अपने लोगों को बेचेंगे। ठीक है, तो जो मिडिल मैन है वो हट गया, जैसे कि अपना बाजार। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये स्मॉल फार्मर या प्रोड्यूसर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि उनको टूल रॉ मटेरियल मिल जाए, या अपने जो प्रोडक्ट है वो एक साथ मिलके सब लोग मिल गए हैं, साथ में मार्केटिंग करा लिया, हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। हेल्प रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव इनकम, इससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इनकम भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लोन प्रोवाइड करने के लिए जब फॉर्म, जैसे मान लो हम लोग मिल जाते हैं एक साथ, ठीक है, और हमें कहीं बैंक से लेने तो हमें हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो हमने सब लोगों ने पैसा जो है अपना मिला लिया और जिसको जरूरत लगी उसे लो इंटरेस्ट में अपने मेंबर को हम लोन दे रहे हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है ये है। प्रमोट सेविंग हैबिट्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम मनी लेंडर, मनी लेंडर से प्रोटेक्ट करने के लिए और सेविंग हैबिट प्रमोट करने के लिए कि हम लोग सब लोग सेव करेंगे एंड देन अपने ही लोगों को लो इंटरेस्ट में वो मनी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नेक्स्ट आती है यहाँ पे। हेल्प मेंबर बाय और बिल्ड हाउसेस एट रीजनेबल प्राइसेस। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लैंड जो है या हाउस है, ठीक है, वो काफी कॉस्टली मिल रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि उन्हें हाउस रीजनेबल रेट में मिले, वो लोग आपस में क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, मनी पूल करते हैं एंड देन कुछ सी भी लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, घर बनवा देते हैं एंड देन अपने ही मेंबर्स को से रीजनेबल प्राइस में क्या करते हैं, सेल करते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली मार्केटिंग पर्पस के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, मान लो कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, वो मार्केटिंग में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर आपस में मर्ज हो गए, उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन रन करा, आपस में मिलके आपस के प्रोडक्ट को क्या क्या प्रमोट किया, एक साथ सेल कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। इससे आपके मार्केटिंग एक्सपेंस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग मिलके साथ में पैसा लगा के कर रहे हैं और आप उसको बेच भी पाएंगे। जैसे फार्मर सेलिंग वेजिटेबल फ्रूट्स वाया कोप। वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली ये वर्कर्स फॉर्म करते हैं ताकि वो बिजनेस को मैनेज कर पाए ऑन देयर ओन, स्पेशली इफ द एम्प्लॉयर शट डाउन द बिजनेस। ठीक है, मान लो एम्प्लॉयर जिसके अंदर आप काम कर रहे थे उसे बिजनेस बंद कर दिया, और आप जो वर्कर थे जो वहां काम कर रहे थे, आप चाहते हैं कि आप उस बिजनेस को मैनेज कर पाए, तो वो जो वर्कर्स मिलके आपस में एक सोसाइटी बनाते हैं ताकि वो पैसा पूल कर पाए, देन प्रोडक्शन कर पाए, सेल्स कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, वो होती है वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी। वर्कर रन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, आपने जैसे सोचा कि एम्प्लॉयर ने बिजनेस सेट डाउन कर दिया, अब आप खुद का कुछ कर सकते हैं, तो आपने मिलके पैसे पूल करें एंड देन खुद का कुछ स्टार्ट किया और सब लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लिया कि सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से दैट कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इफ यू वांट टू रन एनीथिंग, सो यू हैव टू चूज लाइक किसके साथ जाना आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे वो हम डिस्कस करें। फर्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल कितनी लगेगी, ठीक है, पैसा कितना लगना है आपके उस बिजनेस में। अगर स्मॉल कैपिटल चाहिए, कम से स्टार्ट हो सकता है, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, अकेले स्टार्ट कर सकते हैं। लार्जर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप अकेले तो उतना पैसा लगा नहीं पाओगे, तो कुछ पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा अगर आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओनरशिप एंड कंट्रोल की बात करें, देखो अगर ओनरशिप और कंट्रोल पूरा चाहिए तो फिर सोल ट्रेडर आइडियल है, लेकिन शेयर कर सकते हो, कंट्रोल शेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी और पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो। लाइबिलिटी की बात की जाए, अगर आपको उतनी लाइबिलिटी नहीं चाहिए, आपको अपने पर्सनल एसेट सेफ रखने हैं, तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ जाओगे, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करोगे, चाहे वो कंपनी हो या कोऑपरेटिव हो। लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, मेरा पर्सनल एसेट भी जाएगा तो जाएगा, उसका कोई आपको फियर नहीं है, तो फिर आप सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो।
लीगल फॉर्मेलिटीज की बात की जाए तो सोल एंड पार्टनरशिप में फॉर्मेलिटीज जो है वो कम होती हैं, ठीक है, लेस पेपर वर्क है। बट कंपनी की हमने बात भी की थी कि काफी ज्यादा रेगुलेशन है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, इवन स्टार्ट करने पे और स्टार्ट होने के बाद भी आपको चीजें करनी होंगी, ठीक है। तो फॉर्मेलिटीज में आप फंसे रहेंगे, तो अगर वो आप झंझट कर सकते हैं तो आप कंपनी सेलेक्ट करिए, अदरवाइज यू कैन गो विद द सोल ट्रेडरशिप एंड पार्टनरशिप, ठीक है। सीक्रेसी की बात की जाए, बिजनेस इन हाई कॉन्फिडेंशियलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट। अगर आपको चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट है, वो आप शेयर नहीं करना चाहते हो पब्लिक में, सोल ट्रेडरशिप बेस्ट है। अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो अपने अकाउंट्स को, अपने फाइनेंस को पब्लिक को, देन यू कैन गो अहेड विद द कंपनी। कंटिन्यूटी की बात की जाए तो सोल एंड पार्टनरशिप में एंड विद द ओनर डेथ एंड एक्जिस्टेंस। यस, कंटिन्यूटी की बात की जाए तो सोल और पार्टनरशिप क्या होगा, हमने बात भी की थी, डिपेंड करते हैं ना सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप उसके ओनर पे, उनकी डेथ होगी या वो नहीं रहे तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी और कोऑपरेटिव की हमने कही थी कि परपेचुअल सक्सेशन है, ओनर को मेंबर को कुछ भी हो जाए दे विल कंटिन्यू टू रन। तो अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए तो आप फिर कंपनी या कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन की बात की जाए, प्लानिंग टू ग्रो बिग, चूज कंपनी, इजी टू रेज फंड्स एंड स्केल। अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो या बड़े तरीके से मतलब ग्रो करना चाह रहे हो, एक्सपैंड करना चाह रहे हो, तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि बड़ा आपके लेवल पे बड़े स्केल पे करना है तो फंड भी ज्यादा चाहिए होगा। तो वो कहाँ से आएगा, कंपनी के थ्रू आ सकता है, पब्लिक से रेस कर सकते हो, ठीक है। पब्लिक वो भी कंपनी कौन सी, पब्लिक कंपनी। सोल एंड पार्टनरशिप में फेस ग्रोथ लिमिटेशन, सोल एंड पार्टनरशिप में तो ग्रोथ लिमिटेशन होंगी होंगी। नेचर ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो स्मॉल शॉप सर्विस डालनी है तो फिर सोल इज बेस्ट, और अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग या फाइनेंस इंसेंटिव्स से रिलेटेड है कुछ आपकी एक्टिविटीज तो फिर आपके लिए कंपनी सुटेबल है। गवर्नमेंट सपोर्ट और टैक्स बेनिफिट चाहिए तो कोऑपरेटिव कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे सपोर्ट देगी, आपको सब्सिडीज देगी, टैक्स बेनिफिट देगी, बट बाकी केसेस में उस तरीके से वो चीजें नहीं मिलेंगी। लास्ट टॉपिक है इसका, वो है 1% कंपनी कि 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी, हमने कंपनी पढ़ा था, बट यहाँ पे कंपनी से पहले क्या लग गया 1%, मतलब कि 1% भी अपनी कंपनी बना सकता है। सोल ट्रेडर में क्या था, वो बिजनेस है, फॉर्म क्या है सोल ट्रेडर, बट ये क्या है कंपनी है, और वो 1% के थ्रू कंपनी है। तो एक टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट 2013 व्हिच अलाउज अ सिंगल इंडिविजुअल टू ओन एंड मैनेज एन एंटायर कंपनी। क्या अलाउ करता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आती है, और ये कहती है कि एक सिंगल इंडिविजुअल एक पूरी कंपनी का मालिक भी हो सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है। पहले क्या होता था, कंपनी स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए आपको, ठीक है। प्राइवेट में हमने देखा था 2, पब्लिक में देखा था 7, ठीक है। लेकिन ओपीसी ने ये पॉसिबल कर दिया कि आप एज अ सोल एंटरप्रेन्योर जो भी बेनिफिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो आप उठा सकते हो एज अ 1% कंपनी। कौन कौन से बेनिफिट, लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी विदाउट नीडिंग पार्टनर। तो अगर आप कंपनी फॉर्म करना चाहते हो अकेले तो आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज 1% कंपनी। बेसिकली फीचर क्या है, सिंगल ओनर सिंगल डायरेक्टर, एक शेयर होल्डर, ओनली 1 शेयर होल्डर इज अलाउड। द ओनर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सोल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और जो ओनर है वो सोल डायरेक्टर की तरह भी काम कर सकता है अपनी कंपनी में। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे अब देखो पार्ट वो प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं थी ना, डिफरेंस समझना। सोल ट्रेडर में क्या था, जो ओनर है अगर उसको कुछ भी हो गया तो बिजनेस भी खत्म है, बट कंपनी है ये आपकी एज अ 1%, तो यहाँ पे आपकी एंटिटी क्या है, अलग है बिजनेस से। मतलब कल को आपको कुछ हो गया बट कंपनी को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओपीसी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वो खुद के एसेट ओन कर सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई उस पे केस कर सकता है उसके नाम पे, ये सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात की जाए तो ओनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, पर्सन एसेट आर सेफ। लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर मिल जाएगा जो कि सोल ट्रेडर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि पर्सन एसेट भी जाएंगे, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन एज अ 1% कंपनी आप ये जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उतने तक, पर्सनल एसेट से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नॉमिनी रिक्वायर्ड, एक नॉमिनी जरूर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जब आप ओपीसी को रजिस्टर करोगे, क्योंकि मैंने बोला ना था कि कंपनी को कुछ नहीं होगा भले आपकी डेथ हो जाए कुछ हो जाओ, बट ये सोचो कि आप ही तो सिंगल थे, आपकी डेथ हो जाएगी तो फिर कंपनी का होगा क्या, कौन टेक ओवर करेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप नॉमिनी आप कर दो, ठीक है, लिख दो, जब भी रजिस्टर करा रहे हो तो वहां मेंशन कर दो कि मेरे बाद कोई जो इस कंपनी का ओनर होगा जो रन करेगा वो होंगे ये, ठीक है। तो नॉमिनी रिक्वायर्ड है यहाँ पे।
लेस कंप्लाइंसेस देन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी की कंपैरेटिव थोड़ी जो कंप्लाइंसेस हैं वो कम है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग कम करनी पड़ेंगी, फाइलिंग्स इजियर है आपके लिए, कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। कन्वर्जन अलाउड वन व्हेन ओपीसी ग्रोज एंड क्रॉसेस अ सर्टेन टर्नओवर, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा आपने टर्नओवर कर लिया तो फिर आपको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही करेगा। इसके लिए आप एक मेंबर लेके आओगे और पब्लिक में जाना तो 7 मेंबर जोड़ के खुद को मिला के 7 मेंबर बनाओ और फिर पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये था आपकी यूनिट 2 के कॉन्सेप्ट्स जो हमने डिस्कस किए 1 by 1। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज टाइप्स ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको जरूर करके जाएंगे। इजी तरीके से हमने डिस्कस भी किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।